जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है तब से हम एक टर्म ईएमपी वेपन्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं और आज दुनिया के लगभग सभी बड़े देशों के पास ईएमपी वेपन है। लेकिन ईएमपी वेपन होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, आज बात करेंगे इसी के बारे में। ईएमपी वेपन्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स। ये ऐसे हथियार होते हैं जिससे किसी को चोट तो नहीं पहुंचती है और ना ही किसी तरह का कोई फिजिकल डैमेज होता है। लेकिन जब एक ईएमपी वेपन ब्लास्ट होता है तब उसकी रेंज में आने वाले हर तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, चाहे वे स्मार्टफोन हो, इलेक्ट्रिक बल्ब हो, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर चलती है, लगभग हर एक इंपॉर्टेंट चीज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है। तो ऐसे में अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री के खिलाफ ईएमपी वेपन का इस्तेमाल करती है तो वो एक तरह से दुश्मन कंट्री को रोक सकती है। ईएमपी वेपन आज के समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, खासकर वॉर जैसे सिनेरियो में तो इनका इस्तेमाल अलग ही तरीके से किया जा सकता है। हम किसी दुश्मन देश की मिलिट्री की कम्युनिकेशन को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अब किसी भी तरह की आर्मी बिना कम्युनिकेशन के आगे नहीं बढ़ सकती। तो ऐसे में एक तरह से दुश्मन देश को न केवल हम फाइनेंशियल डैमेज कर सकते हैं बल्कि उसकी आर्मी को एक जगह पर रोक सकते हैं। भले ही ईएमपी वेपन्स किसी भी तरह का कोई फिजिकल डैमेज ना करते हो, लेकिन ईएमपी वेपन्स की रेंज बहुत ज्यादा होती है और ये 1000 से भी ज्यादा किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि ईएमपी वेपन्स काम कैसे करते हैं। चलिए एक पल को मान लेते हैं कि किसी शहर के ऊपर ईएमपी वेपन का ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट होने के तुरंत बाद ही कई किलोमीटर तक के सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। ऐसे में किसी भी कंडीशन पर ना तो आप अपनी कार का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही अपने स्मार्टफोन का, और फिर ना ही तो किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन हो पाएगा और ना ही किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन। तो अब जरा बात करते हैं कि ईएमपी वेपन काम कैसे करते हैं। जब एक ईएमपी वेपन ब्लास्ट होता है तब बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जब किसी भी इलेक्ट्रिक वायर से गुजरती है तब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लगता है। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे डिजाइन किया गया था कुछ लिमिट तक का करंट यूज करने के लिए, उसमें से जब बहुत ज्यादा मात्रा में करंट पास होता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी काम का नहीं रह जाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के लिए हमें ईएमपी वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स तब भी निकलती है जब किसी भी तरह का न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका को ईएमपी वेपन का आइडिया किसी हॉलीवुड मूवी से नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर वेपन के टेस्ट के दौरान आया था। ये बात है 1962 की, जब अमेरिका को अपना एक 1.4 मेगाटन का न्यूक्लियर बॉम्ब पैसिफिक ओशन के बीचों बीच गिराना था। न्यूक्लियर बॉम्ब के गिराते ही बहुत ही ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक जाती है। हवाई, जो कि पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है, वे टेस्ट जोन से लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी पर था। न्यूक्लियर ब्लास्ट होने के तुरंत बाद ही हवाई में मौजूद 300 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से बेकार हो जाती है और ऐसे में दुनिया को पहली बार न्यूक्लियर वेपन से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की ताकत का अंदाजा होता है। लेकिन फिर अगला सवाल यह आता है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को जनरेट कर सकता है। तो जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है तब न केवल बहुत ज्यादा मात्रा में हीट और रेडिएशन निकलती है बल्कि 3 अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स भी निकलती है। पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स में गामा रे निकलती है। ये गामा रे तब बनती है जब न्यूक्लियर बॉम्ब में फिजन रिएक्शन होती है। ये गामा रे चारों तरफ फैल जाती है जो कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन एटम्स के साथ कोलाइड करती है। अब हमने बचपन में पढ़ा था कि गामा रे की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, जिससे जब कभी भी गामा रे हवा में मौजूद एटम्स के साथ कोलाइड करती है तब उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है। अब धरती की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन वापस पृथ्वी पर आने लगते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन पृथ्वी पर आते हैं तब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की तरह किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से टकराते हैं, जिसकी वजह से एंटीना, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेंसर्स, केबल और घर में मौजूद सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब से होने वाली पहली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेव की वजह से होता है, जबकि न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलने वाली दूसरी पल्स से न केवल हाई एनर्जी निकलती है बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं जो बहुत तेजी से हर तरफ ब्लास्ट होते हैं। ये न्यूट्रॉन न्यूक्लियर बॉम्ब में मौजूद यूरेनियम से आते हैं। जब कभी भी न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तब यूरेनियम से बहुत ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। यही न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियर बॉम्ब की सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स धरती से टकराते हैं तो ये लंबी दूरी में यूज होने वाली वायर्स, वर्टिकल एंटीना को पूरी तरह से खराब कर देती है। अगर तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के बारे में बात करें तो तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स उस रीजन की मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ी बहुत हद तक डिस्टॉर्ट कर देती है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बड़े बड़े पावर लाइंस, अंडरग्राउंड वायर्स और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिकल ग्रिड को भी पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। और अगर तीनों पल्स में बात करें तो पहली और तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। सेकंड पल्स केवल कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होती है, इसलिए वे ज्यादा ताकतवर नहीं होती है, जबकि पहली और तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ही सबसे ज्यादा डैमेज करती है। तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को हम बहुत हद तक सोलर फ्लेयर की तरह समझ सकते हैं, जो एक बार में 100 मेगाटन हाइड्रोजन बॉम्ब की एनर्जी के साथ ताकत को रिलीज करती है और रास्ते में आने वाले किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को 100% डैमेज करने की ताकत रखती है।